सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली की सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार प्यारी बुआ, आपको भी हमारा। हमारे साथियों ने तो लिखकर भेज दिया भैया कि हम जगत बुआ हो गए हैं। हम तो बड़े खुश हैं, आज हमारा प्रमोशन हो गया है। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप जगत बुआ हो गए हैं तो फिर हम जगत भतीजी तो नहीं हो गए कहीं? नहीं नहीं बिटिया हो, बिटिया की तरह रहो चुपचाप। बस जो हम कह रहे हैं वो सुनो और जो हम सुना रहे हैं वो देखो, वो सब समझो बात को। जगत भतीजी तो देखो, बहुत सारे लोग तुम्हें दीदी लिखकर भेजते हैं, कुछ बिटिया लिखकर भेजते हैं। तो प्यार है, जिसका जो मन आए कह दे, है ना। इसलिए तो सभी श्रोता करते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। ये तो वर्ल्ड फेमस बात है। लेकिन कार्यक्रम में हम सबसे पहले बता देते हैं कि आज चूंकि विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, तो ये ना समझ लेना कि हेपेटाइटिस है तो मतलब हो जाएगा या ये हो जाएगा। भाई ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि इसके बारे में हम जागरूक हो जाए, है कि नहीं। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी आज है, ताकि प्रकृति का संरक्षण किस तरह से करना है उसके बारे में जागरूकता हमारे अंदर आए। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि यही सब बातें हैं, जागरूक करने के लिए होती हैं। अब फिर चलते हैं अतीत में कहीं। बिल्कुल, रेल यात्रा की ओर जाएंगे और बढ़िया किस तरह से हमने रेल यात्रा की थी, क्या हमने खाया था उस वक्त, या कौन सी जगह हम गए थे, क्या क्या आनंद आया था और क्या क्या कुछ परेशानियां भी कई बार होती हैं, तो क्या क्या हुआ था। अच्छा, ये एक बात और है कि हम लोग ये तो लिख दिया बिटिया कि पहली रेल यात्रा, लेकिन आप कोई भी जो रेल यात्रा आपकी हो, जो यादगार हो आपकी, वो आप साझा कर सकते हैं, है कि नहीं। हो सकता है कि वो आपकी 100वीं हो लेकिन मजेदार होगी कुछ, तो वो यात्रा आप बताइए। जी, रेल यात्रा से जुड़ी रोचक बातें जो भी हमारे श्रोताओं के पास, सखियों के पास है, वो हमसे साझा करें और हम उन्हें घुमाने ले चलेंगे मुन्नार। चलते हैं। बिल्कुल, और हमारे एक साथी ने कहा भी है कि रेल में चलेंगे मुन्नार घूमने, तो उससे पैसे भी कम खर्च होते हैं और सुविधाजनक यात्रा होती है रेल में। यात्रा सुविधाजनक होती है क्योंकि उसमें चहलकदमी करते हुए चलते हैं, लेकिन सारी सुविधाएं, सारे आनंद के संग संग स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये सब जो दिवस मनाए जाते हैं ना नेहा बिटिया, वो इसीलिए मनाए जाते हैं क्योंकि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस है। और बी वायरस की खोज करने वाले प्रोफेसर बारूक ब्लमबर्ग का 28 जुलाई को जन्म हुआ था, तो इसीलिए मनाया जाता है। और ये खोज जो उन्होंने की थी, इस वायरस की उन्होंने खोज की थी, तो इसके लिए उन्हें 1976 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और बाद में 2010 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल किया और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उन प्रोफेसर के नाम पर 28 जुलाई को इसको दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और उसके बाद से जागरूकता फैलाने के लिए 28 जुलाई को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। और अक्सर लीवर में सूजन होती है और हेपेटाइटिस का इलाज, ये जो मतलब ये बीमारी है लीवर की है, और इसका जो इलाज है इस पर निर्भर करता है कि संक्रमण कितना पुराना है और कितना फैला हुआ है जी। इसे एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस के वायरस 5 तरह के होते हैं, A, B, C, D और E। और यहाँ पे भी देखो पढ़ाई शुरू हो गई। बिल्कुल, देखिए वायरस भी पढ़े लिखे ऐसे लग रहे हैं, इसलिए लीवर पर हमला कर रहे हैं ताकि ज्यादा परेशानी हो जाए। तो ये जो वायरस होते हैं ना इसमें से, लेकिन बुआ जी हेपेटाइटिस B और C है ना, वो पुरानी बीमारी की वजह से होती है कई लोगों में, जिसमें लीवर में जलन होती है, संक्रमण होती है, और कई बार इस वायरस से लीवर फाइब्रोसिस या लीवर कैंसर तक हो सकता है। अच्छा। हाँ, और A और E जो है वो दूषित भोजन, दूषित पानी के सेवन से होती है। तो जब हम खराब पानी पी लेते हैं कहीं से बिना देखे या बिना गर्म किए हम पी लेते हैं कई बार, तो वो जब करते हैं तो उससे हमें ये बीमारी होती है। और कई बार हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण जब खून की जरूरत होती है तो रक्त चढ़ाया जाता है, तो जिनका रक्त चढ़ाया जा रहा है अगर उन्हें हेपेटाइटिस है तो उसके जरिए भी आ जाता है। और कई बार शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से भी जन्म के समय बच्चे को मां से भी हो सकता है। लो देखा, है तो बड़ी मुश्किल बात, लेकिन जैसे कि संक्रमण की बात है तो हर तरह के संक्रमण से हमें बचना चाहिए, और खास तौर से ये संक्रमित खून वाली जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सजग रहना चाहिए। ये अक्सर बारिश के मौसम में फैलता है और इसलिए इस मौसम में लोगों को ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खाने चाहिए, जो मसाला आदि नहीं लेना चाहिए। नॉनवेज खास तौर से न खाएं क्योंकि देखो उसमें मसाला भी होता है और संक्रमण की संभावना भी ज्यादा होती है। और अल्कोहल
कभी नहीं पीना चाहिए, केवल इस मौसम में नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल। सामान्य और सादा खाना अगर हम हमेशा खाएं तो स्वस्थ रहेंगे। और लेकिन हेपेटाइटिस के लिए जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि इस तरीके का परहेज बहुत ज़रूरी है, खासतौर से इसमें नमक भी कम लेना चाहिए, नहीं तो त्वचा में खुजली होती है। जी। हेपेटाइटिस के जो मुख्य लक्षण है उसमें क्या होता है कि आंखें और शरीर जो है वो थोड़ा सा हाँ। पीला रंग दिखता है, तो इसको पीलिया भी कहते हैं इसीलिए, है जी। ना? और इस संक्रमण की मुख्य पहचान पीलिया, त्वचा, आंखों का पीला पड़ना, यूरिन का रंग गहरा होना, पीला हो जाना, जी। अत्यधिक थकावट होना, उल्टी, पेट दर्द, सूजन, भूख कम लगना, वजन घटना बहुत है प्रमुख। खासतौर से जो चीज़ आपकी पसंदीदा चीज़ होती है उससे आपका जो है वो मन हटने लगता है। जी। और अक्सर ये जो पीले रंग वाली बात है इससे इसलिए सजग रहना ज़रूरी है कि कभी-कभी आँख और आपका नाखून या त्वचा जो है वो पीली नहीं दिखती है, पेशाब पीली नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको कहीं बुखार हो गया गलती से जी। तो ये सारी लक्षण नहीं दिखेंगे, तो भी सजग रहें अगर ज़रा भी आपको भोजन में अरुचि हो रही है तो, जी। है ना? तो इसके बारे में हम देख सकते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि हर समय हमें बीमारी सी महसूस होती है, हाँ, बीमार सा कमजोरी लगता है, सी। थकान लगता है या सिर दर्द सी होती है या कई बार शरीर नीला पड़ने लगता है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि हेपेटाइटिस ए और बी वायरस को रोकने के लिए सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध है। और सी को रोकने के लिए अभी वैक्सीन नहीं है, लेकिन जो बी की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उससे डी को भी में भी सुरक्षा मिलती है। बिल्कुल। साथ ही सरकार की ओर से हेपेटाइटिस को जड़ से खत्म करने की योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि साल 2030 तक इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पा ली जाएगी। जी हाँ, और हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें लीवर में सूजन आती है और इसके कारण कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। हेपेटाइटिस आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाली समस्या है। हालांकि अत्यधिक अल्कोहल लेने की आदत, टॉक्सिक कुछ दवाएं, दूषित भोजन और पानी और किसी विशेष तरह की मेडिकल कंडीशन के कारण भी हेपेटाइटिस की समस्या हो सकती है। इस बीमारी के कई वेरिएंट्स भी हैं, जैसे कि हम लोगों ने बताया ही है कि ए बी सी डी ई, लेकिन हेपेटाइटिस बी को सबसे खतरनाक माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और लिवर में संक्रमण होता है तो लापरवाही करने पर लिवर खराब होने और लिवर कैंसर होने का रिस्क रहता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात है कि हृदय के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जाए ना नेहा बिटिया, तो लिवर है। इसीलिए इस पर बहुत गाने भी बने हैं। लिवर पे गाने कौन से बने हैं? अरे लिवर को दूसरी भी चीज कहा जाता है, हम बताएंगे बाद में। जिगर। जी, तो जिगर वाला दिल जिगर। तो जी। ये जिगर वाला गाना तो हमने सोचा नहीं था इसके बारे नहीं में। नहीं, बिल्कुल मत सोचो। जी। बीमारी के संग गाना वाना नहीं सोचना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। गाना तो खुश रहने के लिए, इससे थोड़ा सा उससे अलग हटके करेंगे, क्योंकि अभी हम उसके बाद और भी विश्व प्रकृति दिवस भी है तो उस पर भी बात करेंगे ना। बिल्कुल। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, गली गली झूमे, गली गली घूमे, गली गली झूमे, गली गली घूमे, भौरा बेईमान, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, गली गली झूमे, गली गली घूमे, भौरा बेईमान, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में।
बाग में, कभी उस बाग में। बुआ जी, जिस तरह से भंवरे की बात हो रही थी इस गीत में कि कभी इस बाग में कभी उस बाग में, अब तुम ये मत कह देना कि हम कभी यहाँ घूमेंगे कभी वहां घूमेंगे। आज जो वादा हुआ बस वहीं पर रहो, वहीं नहीं, पर रहो। आज तो हम मुन्नार ही जाएंगे, लेकिन अच्छा। मुन्नार में भी बहुत सारी जगह है घूमने की, तो वहाँ अलग अलग जगहों में हम घूमेंगे, हम तो अलग-अलग घबरा गए, बाग में। कहीं अभी कोई भरोसा नहीं है, तुम कह दो कि नहीं आज तो हम ऊटी चलेंगे। आसपास होगा तो जा भी सकते हैं हम। हाँ ठीक है। वैसे मुन्नार में भी रोज गार्डन भी है, तो वो कली कली इस बाग में उस बाग में भी वहाँ हो सकता है हमारा। लेकिन ज्यादा जब घूमने जाओ तो इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। जी। इसी तरह से सरकार ने जो अभियान चलाया है, शुरू किया है वैक्सीन डोज का, जो प्रिलिमिनरी है ना, कह रहे हैं जी। तो इसका जो है वो 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का 75 दिन का ये अभियान चल रहा है। जी। तो इसके बारे में सब लोग जागरूक हों, समझें इसको, और जो भी सरकार चाहती है, जिस लिए कर रही है, देखो खास तौर से यही है ना कि भाई हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, तो भाई हमारे लिए ये सब चीजें हैं, तो फिर काहे भागते हो इधर उधर। बिल्कुल, तो ये प्रिकॉशन डोज जो आई है, इसका कैंपेन शुरू किया गया, 75 किया गया, क्योंकि 75 दिन लंबा इसलिए किया गया क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वां वर्ष चल रहा है। 75वां वर्ष चल रहा है, इसलिए 75 दिन लंबी ये कोविड वैक्सीनेशन प्रिकॉशन डोज कैंपेन चलाया गया है, जिसमें 18 से 59 साल के लोग जाकर अपनी वैक्सीन ले सकते हैं। बूस्टर डोज जो आ रही है उसकी वो ले सकते हैं, और इस तरह से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, और स्वस्थ रहेंगे तो घूमने फिरने जा सकते हैं आराम जी से। हाँ, और बात सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई जब भी घूमने फिरने की बात करते हैं तो अक्सर ऐसी जगह हम चुनते हैं जहाँ प्रकृति का दृश्य जो है वो हमारा मन मोह ले, लेकिन सामान्य तौर पर हम प्रकृति से दूर भागते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन चलो फिलहाल तो प्रकृति की बात कर रहे हैं तो वहीं चलते हैं। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, है ना। ऐसी ही जगह मुन्नार है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का अपना घर कहे जाने वाले राज्य केरल के इडुक्की जिले में है। बहुत खूबसूरत है मुन्नार, और इसका अर्थ ही होता है 3 नदियां, और ऐसा ही यहाँ पर होता है। यहाँ मिलती हैं 3 नदियां जिनका नाम है मधुर पुजहा और नल्लथन्नी और कुंडला। तो ये 3 नदियां यहाँ मिलती हैं। और बुआ जी, ये एक हिल स्टेशन है, तो यहाँ की खूबसूरती तो फिर मनमोह ही लेगी हमारा। क्या बात है। लेकिन यहाँ मौजूद चाय के बागान खास आकर्षण होते हैं। वहाँ पर चाय का बागान भी है। चाय का बागान है, और देखने के लिए कई लोग जाते हैं। और इसके अलावा मुन्नार में पहाड़, नदियाँ, घाटियाँ, अभ्यारण्य आदि कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी यात्रा को यादगार बना सकती है। और सबसे खास बात बुआ जी, जो हमने सोचा है इसके बारे में पढ़ने के बाद से ही बड़ी उत्सुकता है कि यहाँ के जंगल और घास के मैदान में एक खास तरह की वनस्पति पाई जाती है, नील कुरुंजी, जिसका नीला फूल 12 वर्षों में एक बार खिलता है। तो पिछली बार तो 2018 में वो खिल गया और हमसे मिस हो गया, तो अब हम जाएंगे 2030 में एक बार फिर से, और इसके लिए तो कुछ सालों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। यही तो हम कह रहे हैं कि इंतजार ना करो, लेकिन 2030 में फिर चलेंगे। और मुन्नार में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आनामुड़ी है, जो कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है यहाँ पर, और यहाँ पर इजाजत लेकर ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हो। लेकिन इससे पहले एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान घूम लो। यहाँ पर राजामलाई वन्यजीव अभयारण्य है, और एक विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ लुप्त प्राय नीलगिरी तहर, हाथी, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी मार्टन, एटलस मोथ, और शेर की पूंछ वाला मकाक, और छोटे पंजे वाला उदबिलाव, और ऐसी बहुत सारी दुर्लभ है जीवों की प्रजातियां ये देखा जा सकता है। और साथ ही 97 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान में कई रंग बिरंगी तितलियां भी हैं। ऐसा नहीं कि ये ऐसे बस जो वन्य जीव हैं वही हैं, पक्षियां हैं, और बहुत सारे पक्षी हैं, जानवर हैं, इन्हें भी देख सकते हैं। और कोहरे की चादर ओढ़े चाय के बागान एक अलग ही खूबसूरती बयां करते हैं। और जब 12 वर्षों में नील कुरुंजी खिलता है, आहा, पहाड़ी जो है वो ढलान जो है पूरा समा जो है वो नीले रंग में रंग जाता है। बताइए कितना अच्छा लगता होगा वो दृश्य देखने से। और मुन्नार की बात करें तो चाय के बागानों की बात नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है बुआ जी, क्योंकि चाय के बागान यहाँ पर तो है ही, लेकिन चाय के बागानों की शुरुआत कैसे हुई थी उससे जुड़ी और भी कई रोचक बातें हम जान सकते हैं। यहाँ वहाँ प्रसिद्ध टी म्यूजियम है, वहाँ जाकर हम ये सब चीजें देख सकते हैं। चाय से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ साथ तरह तरह की कलाकृतियां हैं, तस्वीरें हैं, मशीनरी सजी हुई वहाँ पर। और चाय के अगर बागान हमें देखना ही है तो हम अनाई रंगल जा सकते हैं, जो मुन्नार से 22 किलोमीटर की दूरी पर है।
और यहाँ अनाई रंगल बांध भी घूम सकते हैं, जहाँ पे चाय के बागान है और सदाबहार वन है जिनसे ये घिरा हुआ है। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या हम गीत भी सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सुनाना पड़ेगा तुमको। बुआ जी, ऐसा लग रहा है ना कि ये गाना सिर्फ मुन्नार के लिए लिखा गया है। नीले नीले पर्वत दिखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। हम 2030 में तो हमें जाना ही है। उसके अलावा अभी हम जब जा रहे हैं तो हम इसके बाकी जगहों को देख लें। चलो चलो, कहाँ चल रही है बताओ। तो मुन्नार नगर के पास चिन्न कनाल के जलप्रपात हैं, जिसको पावर हाउस वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो हम जाएंगे, खूबसूरत नजारा होता है। और मुन्नार के चितिरापुरम से 3 किलोमीटर की दूरी पर पल्लीवासल जाकर केरल की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल परियोजना को हम देखेंगे। और बहुत से लोग वहाँ पिकनिक मनाते हैं, तो आप और हम भी वहाँ जाकर पिकनिक मना लेंगे। हाँ, जब सब लोग जा रहे हैं तो हम लोग भी चलेंगे भाई, सब लोग की तरह तो हम लोग भी है ना। हाँ। और सबको जैसे बोटिंग बहुत पसंद होती है तो हमें भी बहुत अच्छी लगती है। और इसका अगर आनंद लेना है तो मुन्नार से बस 13 किलोमीटर दूर जाना है, बस, उससे ज्यादा दूर नहीं। और ये जगह है माटुपेट्टी में। आप मेसनरी बांध और सुंदर झील के नज़ारों को देख सकते हो, साथ ही बोटिंग भी कर सकते हैं। वहीं मुन्नार से 32 किलोमीटर दूर है बस ये टॉप स्टेशन है, जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। और ये स्टेशन समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुन्नार और कोडाई कनाल रोड का सबसे ऊंचा ये पॉइंट है, समझ गई। और सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन भी है, तो है ना बड़ी खास बात। बिल्कुल। अब फिर बात आती है नीलकुरंजी का फूल। तो इस इलाके से और भी खूबसूरत नजर आते हैं ये फूल, पता है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर चले जाओ तब कितना सुंदर लगेगा, सोचो। और मुन्नार आए हैं तो 2 किलोमीटर के दायरे में फैला रोज गार्डन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, जहाँ फूल
इलायची, फूल ही नहीं है, इलायची, मसाले, वनीला, लीची, स्ट्रॉबेरी, आंवला जैसे कई पेड़ पौधे मिलेंगे। तो ये तो सारे उसका नाम ले लिया तुमने, चलो खैर कोई बात और नहीं। 15 किलोमीटर की दूरी पर इको पॉइंट भी है, जहां आवाज की प्रतिध्वनि जब आती है तो सम्मोहित करती है, क्योंकि अपनी आवाज सुनने में कितना अच्छा लगता होगा ना। हाँ, और अच्छा, इसीलिए जब पता है इको पॉइंट पे जब जाओ तो हमेशा अच्छी अच्छी बात कहनी चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि जैसे आपने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो उधर से आवाज आएगी तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तो बड़ी सही तो बात अच्छी है। अच्छी बात करनी चाहिए। ऐसी बात करनी चाहिए। लेकिन कोई हमारे साथ में खड़ा हो, जिसे हमें कुछ ऐसी चीजें कहनी हो, तो हम तो कह सकते हैं ना, फिर वापस नहीं उनकी नहीं तरफ नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कहना चाहिए ना ना, अच्छा, सपने में भी नहीं ना। चलो चलो आगे और बढ़ो। इतिहास और नवपाषाण लौह युग की झलक पानी हो तो मरयूर जाएं, जो मुन्नार से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कई ऐसे बड़े पाषाण की आकृति मिलेगी जो हमें लौह युग, पाषाण युग में ले जाएगी, और वहाँ प्राकृतिक रूप से विकसित चंदन के जंगल भी हैं। क्या बात है, मतलब लौह पाषाण, उसके बाद आप प्राकृतिक रूप से चंदन का भी आनंद लीजिए। तो कितनी कहना चाहिए ना कि बड़ी कठोर चीज के साथ इतनी मुलायम, इतनी खुशनुमा चीज, खुशबूदार चीज का भी मजा आप ले सकते हैं। अब बात उठती है कि भाई मुन्नार कब जाएं, और तो ये हम कह सकते हैं ना कि नेहा बिटिया के किसी भी मौसम में जा सकते हैं ना। वैसे तो केरल पूरा बहुत हरियाली से भरा हुआ है, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन मुन्नार की अपनी ही बात है। फिर भी यहाँ के वातावरण को देखते हुए गर्मियों में आप जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और कैसे पहुंचे, ये भी बड़ा सवाल है। तो मुन्नार केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दक्षिण भारत के सभी भागों से यहाँ पहुंचने के लिए सुविधा उपलब्ध है। नजदीकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो आलुवा एक स्टेशन है जो कि 108 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि 109 किलोमीटर की दूरी पर अंगमाली स्टेशन है। और अगर एयरपोर्ट से आपको जाना है तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपको जाकर फिर आगे जाना होगा अपनी तरह से, यानी हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। और आलुवा मुन्नार रोड से आप यहाँ सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। दूरी तकरीबन 108 किलोमीटर की है, तो ज्यादा दूरी है नहीं, हम आराम से जाकर तो इतनी पहुंच नदियां सकते हैं, हिल स्टेशन है, पश्चिमी घाट है हमारे देश का, तो इसका मजा लीजिए। फिलहाल हम गीत का मजा लेते हैं। हाँ जी। कलियों के खिलने से दिल
अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है, अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है। बड़े वो मत छेड़ो, ऐसा तब होता है जब तेरे नैनों से मेरे नैन मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में कैसे ये फूल खिलते हैं, हो खिलते हैं। खिलते हैं भंवरों से जब फूल मिलते हैं, हो मिलते हैं। हो बाहों में। बुआ जी, कार्यक्रम में ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली विविध भारती से। जी। लेकिन हम घूम रहे हैं मुन्नार। तो मुन्नार की यात्रा वैसे तो पूरी हो गई, लेकिन हाँ हमारे जी। कुछ साथियों ने कुछ कुछ बताया है और भी ना। बिल्कुल, हमारे एक साथी कहते हैं कि मुन्नार केरल का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। मुन्नार केरल के इडुक्की जिले में 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मुन्नार कोच्चि से 127 किलोमीटर, मदुरई से 156 किलोमीटर, कन्नूर से 365 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुन्नार की सुंदरता के कारण इसे ईश्वर का देश भी कहा जाता है। क्या बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी और लिख रहे हैं कि वैसे तो पूरा केरल प्रदेश ही हरियाली से भरपूर बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुन्नार केरल का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इसे दक्षिण का कश्मीर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मई महीने में जब यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, मुन्नार स्वर्गीय आनंद देता है। बिल्कुल, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। गर्मी खत्म होती रहती है मई में, और उस वक्त ही बारिश शुरू होती है, तो ऐसे मौसम में जाना चाहिए। पर फिलहाल तो हम अभी घुमाएंगे। हाँ, लेकिन 2030 में ऐसे ही टाइम पर हम अपना प्लान बनाएंगे। नीला नीला रंग देखना होगा। लेकिन जैसे कि सभी लोग देखो, मुन्नार की हमने बात किस लिए की, लोग वहाँ घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रकृति जो अपनी पूरी छटा के साथ है वहां पर। जी। तो प्रकृति का जो है ये जो छटा तो दिखाती है, लेकिन उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। और आज है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो ये दिवस मनाने का ही उद्देश्य ये है कि हम प्रकृति की ओर ध्यान दें, और सिर्फ उनके जो संसाधन मिल रहे हैं प्रकृति से उनका दोहन करते ना चले जाएं, बल्कि प्रकृति का संरक्षण करना भी सीखें और उस ओर जागरूक हों। जैसे कि कोई चीजें हैं ऐसी जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो उनसे हम बचें। पहुंचाए रही हैं और उसे हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि कम से कम आप एसी आदि का प्रयोग करें, न लगाएं तो बेहतर है। हो सके तो अब 4 कमरों का अगर घर है तो 4 कमरों में हम लगा लेते हैं। एक जगह लगा लें। उस समय जब एसी आपको चलाना है तो सब लोग एक साथ रहें, तो इस तरीके से प्रकृति का जो हमारा जो है सब कुछ नष्ट नहीं होगा, जो शुद्धता है उसकी वो बनी रहेगी। तो ज़रूरी यही है, प्राकृतिक संसाधन जो हमें मिले हुए हैं, जैसे वायु है, खनिज है, पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, वन्य जीव, जंतु, कीड़े मकोड़े, हमारे साथियों ने सब लिखा है कि कीड़े मकोड़े सबका महत्व है। बिल्कुल, उन सबके महत्व को समझना पड़ेगा कि उनका भी जीवन है ना। उनके वजह से एक जैव चक्र चलता है हमारा, जो सुचारू रूप से चले, इसके लिए सभी जीव जंतु वहाँ उपयोगी हैं। और बहुत से जीव जंतु जो विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि प्रकृति में बदलाव आते जा रहे हैं। जो जिस तरह से मानव जाति जिस तरह से संसाधनों का दोहन कर रही है और जिस तरह से उपयोग कर रही है
अति उपयोग कर रही है, कह अति सकते हैं। उपयोग भी कर रही है, लापरवाही भी रख रही है, ध्यान ही नहीं दे रही है कि हमें जो चीज, जैसे कहते हैं ना कि मुफ्त में जो चीज मिलती है हम उसकी तरफ बिल्कुल लापरवाह हो जी। जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, है तो ना। तो ये कहीं कहीं हमें- यही है। और साल 2022 में जो सबसे जरूरी एक चीज है, इसकी ओर ध्यान दिलाते हुए हाँ। थीम रखी गई है इस साल कि कट डाउन ऑफ प्लास्टिक यूज, यानी प्लास्टिक के उपयोग में कटौती की जाए। जी। क्योंकि प्लास्टिक जो है वो गलने में और उसको रिसाइकल करने में या फिर से वो बनने में, गलने में बहुत ज्यादा समय लेती है। गलता ही नहीं है ना। जी, और इतना ज्यादा समय वो लेती कि धीरे धीरे करके अब प्राकृतिक पूरी प्रकृति को धीरे धीरे प्लास्टिक से ढका जा रहा है, कह सकते हैं हम, क्योंकि इतना ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं तो समुद्र में प्लास्टिक मिलती है। कई बार कुछ तस्वीरें हमने देखी जिसमें मछली के पेट के अंदर भी जी। प्लास्टिक मिल रही, क्योंकि जानवरों के, इतनी ज्यादा। पंछियों, हाँ, जी, पंछियों के। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। तो जो थीम है वो इसीलिए है, तो इस सब चीजों को हमें समझना होगा। थोड़ा सजग अगर हो जाए नेहा बिटिया, तो नहीं लगता कि कहीं बहुत सीमा तक, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन जी। थोड़े ही स्वरूप से हम इसको शुरू तो कर सकते हैं ना। साफ सफाई रखें, नदियां जो है उसमें कचरा ना फेंकें। इवन समंदर जो है उसमें भी हम बड़े सोच लेते हैं कि इतना महासागर, इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया तो क्या हो गया। ये थोड़ा थोड़ा डाल के ही तो कितना बड़ा सागर बन जाता है, और कचरों का सागर बन जाता है उसके बिल्कुल। अंदर। और ये सोचना चाहिए कि जो इंसान है उनकी संख्या भी कितनी ज्यादा है। हाँ, तो सब थोड़ा थोड़ा भी अगर सब डाल एक रहे एक फूल पत्ती या एक एक चीजें कचरे भी डालेंगे तो भी बहुत ज्यादा अथाह सागर हो जाएगा वो। बिल्कुल और सही सागर तो सारी चीजें किनारे में छोड़ देता है। हाँ, तो देखो आपके पास यही इकट्ठा हो जाएगा। ये जो सावन है ना, जी। आज जैसे कि वो कहते हैं ना, आजकल की, आज के दिन जो कह रहे हैं हरियाली अमावस भी है ना, आज त्योहार है। जी। तो ये जो सावन जब आता है, हरियाली का मौसम आता है, तो सावन सागर में जब वो लहरें उठती हैं तो सारा कचरा हमें वापस दे देता है, बिल्कुल। लेकिन फिर हम डाल देते हैं। तो हम ये लोग भी एक तो चक्र चला जा रहा है जिसे चलते जैव जा चक्र रहा से हटाना बहुत जरूरी है। वैसे प्लास्टिक के इस्तेमाल की अगर बात करें तो 1 जुलाई से तो सरकार ने भी सिर्फ एक बार उपयोग में जो प्लास्टिक आती है, जी। जो रिसाइकल नहीं हो सकती, दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकते, उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो उसका इस्तेमाल ना करें, खुद ही ना करें। खुद भी आप एक जो कपड़े का थैला बीच में हम लेकर जाना शुरू कर दिए थे, जो पहले बिल्कुल। से हम करते थे, जी। तो वही काम फिर से करेंगे तो इससे क्या होगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करना हम कम खुद ही से बंद कम कर देंगे। कम से कम हो जी। जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम कह रहे हैं कि कपड़े का थैला का प्रयोग करें, और प्लास्टिक एक बार की या 2 बार की जो भी है इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, प्लास्टिक ना ही करें तो बेहतर है। जी। अब बात उठती है कि आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि सरकार क्या कर रही है, तो भाई सरकार जो कर रही है वो उसके पास और भी असंख्य काम है, तो सब अपनी जिम्मेदारी लें। हम भी तो सरकार का हिस्सा हैं। वैसे तो हम बड़े मजे से कहते हैं कि हमारी सरकार है, हमने बनाया, और हम भी सरकार का हिस्सा है। तो भाई आपकी अगर सरकार है और आप सरकार के हैं, तो आप भी वही जिम्मेदारी निभाइए, बिल्कुल। खुद उसको छोड़िए। कहाँ तक देखो बिटिया, ऐसा है ना कि देखो घर में भी अब छोटी छोटी चीजें तो हम पूरी तरह देख नहीं पाते, इतने विशाल देश में कहाँ तक देखा जाएगा है। बिल्कुल। तो अपनी जिम्मेदारी समझे, प्रकृति आपकी है, उसका संरक्षण करें, संभालें उसको। और एक छोटे तौर पर भी अगर हम संरक्षण करना शुरू करते हैं, आसपास में वृक्षारोपण करते हैं या आसपास जीव जंतुओं का की देखभाल करते हैं, तो इस तरह से एक छोटे छोटे कदम जो है, जैसे कह रहे हैं ना, छोटे छोटे कचरे डाल के बड़ा अथाह सागर हो जाता है, उसी तरह से छोटे छोटे तरह से संरक्षित करके भी हम बहुत कदम उठा सकते हैं अपना, और बहुत योगदान करके बदलाव भी ला सकते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, शुरुआत तो करो भाई, है कि नहीं। बिल्कुल। हम तो तैयार हैं गाना सुनाने के लिए, लेकिन हम भी तैयार हैं फिर। चलो। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं,
बुआ जी, हमारे साथियों ने भी लिख के भेजा है प्रकृति के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें। वो बताओ। कह रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति हमारे बिना रह सकती है, लेकिन प्रकृति के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति है तो हम हैं, और ये बात प्रकृति हमें अपने विनाशकारी रूप में कई बार बता चुकी है। कोविड-19 महामारी ने हमें साफ हवा की कीमत समझा दी है। हमारे हाथ में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का विकल्प है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास गमलों में छोटे-छोटे पौधे लगाने चाहिए। कम बिजली, कम पानी, कम गैस का प्रयोग कर कोई भी व्यक्ति प्रकृति के संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए तो कहा गया है कि प्रकृति की खूबसूरती से सजा ये संसार है, रंग बिरंगे फूलों से छाई हुई बहार है, इनकी खुशबू से महका सबका द्वार है। बारिश की पहली बूंदें जब धरती को छूती हैं, चारों तरफ फैली हरियाली, पेड़ पत्तियां झूमती हैं। भोर भई जब सूरज की किरणें चमकती हैं, धरती के माथे पर मानो बिंदिया सी सजती है। नदियों में ना कोई सीमाएं हैं, मस्त मगन सी बहती जाती हैं। धाराओं की शोर सराहें जैसे कोई गीत सुनाती हैं। ये भी लिखकर हमारे साथी ने लिख के भेजा है। हमारी तब ना देखो, सोचो कि तब कविता कब लिखने लगी बुआ। हाँ, वही हम सोच तो नहीं, रहे नहीं। थे थोड़ा-थोड़ा, फिर हमने सोचा हो सकता है बाद में आपने कहीं हम बताए नहीं वो सारी बातें। वैसे हमारी एक साथी ने ऐसी बात लिख दी है कि सभी तुम जो चौंक गई? मानव जाति है वो थोड़ा-सा शर्मिंदा हो सकती है, क्योंकि वो कह रही है कि मानव प्रकृति का बहुत विचित्र प्राणी है। हाँ। ये इकलौता ऐसा जीव है जो जब भी आवाज बनाता है तो बहुत से जीवों के लिए मुसीबत हो जाती है। हाँ। कई जीवों को अपना आवाज बदलना पड़ता है तो कुछ के अस्तित्व तक खतरे में आ जाते हैं। यही ऐसा जीव है जिसके कारण प्राकृतिक और अप्राकृतिक का भेद पैदा हुआ। आज हालात ये है कि इंसान को प्रकृति को बचाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हैरत की बात नहीं है कि दुनिया में मनाए जाने वाले विश्व दिवसों में से एक को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी है, उसमें शामिल है, और हर साल ये मनाया जाता है ताकि प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता की जा सके, पैदा की जा सके। बिल्कुल सही बात है। तो जागरूक तो होना पड़ेगा नेहा बिटिया। लेकिन जब हम रेल यात्रा करते हैं या कुछ भी वैसे भी जाते हैं तो हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो पहली रेल यात्रा की याद की आज बात होगी तो मुझे अपनी वही पहली वाली रेल यात्रा याद आ गई जो 1981 को मई महीने की तपती गर्मी में करी थी। हाथ का पंखा, पानी की सुराही, ढेर सारा खाने का सामान, सब कुछ लैस होकर चले थे लखनऊ से कलकत्ता के लिए। खैर वो भी 20 घंटा लेट पहुंची थी कलकत्ता। रास्ते में किसी दूसरी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए रूट चेंज करना पड़ा था हमारी ट्रेन को। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। अब फिर तुम ऐसे हमें एक टक देख रही हो। हम सोच रहे थे कि क्या कब ऐसा हो, क्योंकि हम बैठे थे सोच रहे थे कि भाई उस वक्त ज्यादा ना सोचो, तुम आगे का जो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, या तुम्हें कोई यात्रा याद आ रही हो तो बता दो। हमारी एक साथी कह रही हैं कि उनकी पहली रेल यात्रा और रेडियो यात्रा भी साल 1960 में शुरू हुई थी। अच्छा। जब वो 9 साल की थी। रेल के डिब्बे और इंजन देखकर उनको अजूबा सा लगा। वैसे पहली बार रेडियो देख और सुनकर भी वैसा ही अनुभव हुआ कि रेडियो में से आवाज कैसी आती है। पहला रेल सफर उन्होंने किया था पिताजी के साथ। पैतृक गांव जैतपुर से राजकोट तक वो गई थी, और हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें आनंद आया होगा। वैसे कई बार ऐसा होता है ना रेलवे में, जब ट्रेन में जब चढ़ते हैं तो किस तरह से अपने सामान को रखने की कवायद शुरू हो जाती है। हाँ, और वो चेन बांध कर की और उसमें ताला लगाकर फिर ताले की चाबी को किस तरह से रखना है और कभी उसका गुम हो जाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। सही कह रही हो तुम। और बात उन दिनों की है जब मुझे घर से, अब ये हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है, मुझे घर से 60 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिली थी। तब मैं बस से जाती थी तो रास्ते में रेलवे फाटक अक्सर बंद मिला करता था, जो सभी को बेचैन करता था। लेकिन मुझे रेल को गुजरते देखना अच्छा लगता, क्योंकि जब तक मैंने ट्रेन में सफर नहीं किया था, ये बात मैंने मेरी सहेली से शेयर की जो मेरे साथ ही जाती थी। उसने कहा, इतनी सी बात, कल ही हम ट्रेन में बैठकर जाएंगे। स्टेशन हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर था। हम दोनों बहुत ही उत्साहित होकर स्टेशन पर पहुंचकर देखते हैं कि ट्रेन रवाना हो गई है। मैं अवाक सी होकर बस ट्रेन को देखे जा रही थी। तब मेरी सहेली ने कहा, अब क्या देख रही हो, चलो यहाँ से, कल जल्दी आएंगे। फिर दूसरे दिन सुबह हम जल्दी पहुंचे और ये रेल यात्रा का आधे घंटे का सफर तय किया, जिसके बाद तो रोज का ये क्रम बन गया। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब रेल की टिकट बुक की जाती है तो समय का कुछ अता पता नहीं रहता, क्योंकि वहाँ तो 12 बजे 24 बजे इस तरह से वो चीजें चलती कि दोपहर 12 बजे के बाद 13 14 इस तरह से लिखा जाता है, 1 और 2 तारीख बजने के समय को। अरे वो जैसा भी लिखा हो, ये रात को 12 बजे वाला चक्कर जो है ना, बहुत दिमाग घुमा देता है, पता है बिटिया। हमारी एक साथी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो कह रही, रेल से यात्रा कितनी भी बार करे वो भुलाई नहीं जाती। हमने कई बार रेल की यात्रा की है, पर एक बार तो हमारी रेल ही छूट गई। वो हुआ यूं कि हमारे टिकट थे रात के 12:45 की ट्रेन के, और 12 बजे तो तारीख बदल जाती है। ये हमारे किसी के भी ध्यान में नहीं आया।
और हम पहुंचे अगली रात के 12:45 पर, तब तक तो आप समझ गए होंगे। तो इन्हें एक अच्छा अनुभव हो गया, हम ये समझ जाते हैं। सबका अनुभव ये जरूर रहा होगा नेहा बिटिया, क्योंकि ऐसे ही हमारे संग भी हुआ। एक बार हम लोग पहुंचे क्या एक दिन पहले पहुंचे और शाम को 7 बजे जैसे ट्रेन रही, उसके बाद स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे कि हमारा टिकट कंफर्म है कि नहीं है। 7 बजे हम पहुंचे और दूसरे दिन की ट्रेन हम तो मान के चल रहे थे कि कल की है। जब पहुंचे तो हमने कहा देख के बताइए जरा सा, कंफर्म है कि नहीं, हुआ कि नहीं, बताओ भाई जरा। तो थोड़ा हम रौब से बोले, उसने कहा आपकी ट्रेन गई। मैं क्या बात कर रहे हैं? तो बोले हाँ आपकी ट्रेन कल रात को गई जी। तब हमने उसको 5 बार आगे पीछे वो टिकट घुमा घुमा के देखा, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया। जब बहुत बैठ के कागज पर लिख लिख के देखा किस तारीख को निकली, किस तारीख को पहुंचेगी, तब समझ में आया कि वो एक रात पहले जा चुकी थी। तो ये 12 बजे के बाद वाली जो है 12:05, 12:07, 12:45 तक की जो ट्रेन है बड़ा धोखा देती है। बिल्कुल ऐसी ट्रेन में जाना नहीं चाहिए, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन किसी को कोई अगर वो ट्रेन ही ना हो किसी के पास और वही ट्रेन एक विकल्प हो, या कई बार ऐसा रहता है कि अच्छी ट्रेन है, बस ये ध्यान रखना होता है कि भाई कब आने वाली है और दिन बदल गया है तो किस तरह से तारीख बदल गई है, तारीख बदल गई, इसके लिए थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखें कि कैलेंडर लेकर बैठे, नहीं हो तो उसको लिख लें एक बार, जैसे कि अच्छा ये 22 तारीख की रात को चलेगी तो शुक्रवार की रात चलेगी कि शनिवार की रात चलेगी और कब पहुंचेगी, ये पूरा लिख के एकदम तफ्तीश कर लें उसकी, अच्छे से समझ लें उसको, बार बार उसको दोहरा लें और तब सफर करें, क्योंकि सफर करें तो वो सच में सफर ना बन जाए आपका, है कि नहीं? हमारे एक साथी लिखते हैं कि रेल यात्रा हमारी सबसे पसंदीदा यात्राओं में से एक है। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन यात्रा हमारी अविस्मरणीय रोमांच अनुभवों से भरी यात्रा रही। इससे याद आ रहा है गीत, तो क्यों ना गीत। हाँ चलो चलो। सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में गलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। रे पिया सुन बोले जिया दिल में यूं ही रहना, खुशी मेरे गम सारे तुझसे सनम, तू ही दिल का
गलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ। क्या हुआ बुआ जी, आप किस तरह से हंस रही हैं? मेरे पापा रेलवे में थे जी। मेरा जन्म होते ही मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था। मैं 1.25 महीने की थी तब मेरी पहली रेल यात्रा हुई थी। मुझे तो कुछ पता नहीं था ना, लेकिन मुझे ये बात हमेशा बताई जाती थी कि मैंने 1.25 महीने की उम्र में पहली रेल यात्रा की थी। ये है बहुत मजेदार, लेकिन उससे नीचे जो और बात आगे लिखी है वो बहुत मजेदार है, जो अंग्रेजी में लिखी है, रोमन में लिखी है। दोस्तों, आज मुझे सब बधाई दो, मैंने पहली बार हिंदी टेक्स्ट में कमेंट्स किया है। वैसे इतना लिखना मेरे लिए 10 मिनट लग गया। वाह। तो लेकिन उन्होंने बधाई। लिखा है इसलिए हम बधाई देते हैं, दोस्त भी देंगे उनके हाँ, जरूर, और हम तो भी दोस्त बधाई देते हम भी हैं। तो हैं, तुम्हें भी। बिल्कुल। तो हम भी उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भाई आपने हिंदी फॉन्ट में लिखा और बिल्कुल सही सही लिखा है, कुछ भी बहुत गलत अच्छा, नहीं लिखा इन्होंने। बहुत अच्छा लिखा है। बहुत जी। बहुत बधाई आपको, तो सभी साथियों की तरफ से और हमारी तरफ से भी ढेर सारी बधाई, धन्यवाद कि आपने बताया कि आप जब छोटी सी थी 1.25 महीने की तब आपने यात्रा की। और हमारी एक साथी कहती हैं कि हमारी पहली रेल यात्रा की यादें आज भी जीवंत है मन में। नानी घर जाने के लिए या दादी घर जाने के लिए छोटी लाइन, जिसे नैरो गेज कहते थे, अब वो बंद हो गई है, उसी से हम जाते थे। उस रेल यात्रा का अलग ही आनंद था। स्कूल के बेंच की तरह सीटें, हर एक छोटे हॉल्ट पर रुकना, कोयला धुआं उड़ाती इंजन और आधा गृहस्थी साथ चलती। घी में बनी हुई पूरी, अचार, ठेकुआ, निमकी और लिट्टी। मिट्टी की सुराही, किसी नल से पानी भर लिया जाता था, पानी में कोई खराबी नहीं होती थी, और साथ में बांस या ताड़ का बना हुआ पंखा जो हाथ से झला जाता था। अब आप राजधानी से जाएं, दुरंतो से जाएं, फर्स्ट सेकंड क्लास एसी में जाएं, जो आनंद उस रेल यात्रा में था अब वो नहीं मिलती, ऐसा वो कह रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, एकदम सही कह रही हैं। ये आनंद तो तुमने भी नहीं उठाया बिटिया, ये तो हम लोगों ने बहुत उठाया है। और पंखा नहीं चलता था, पंखा चलता भी था तो उसमें से कंघी वंगी लगा के किसी तरह से उसको चलाया जाता था, चढ़ चढ़ के, खड़े होके। ऑन करो, स्विच मोटे मोटे भारी भारी होते थे और वो भी बहुत मुश्किल से होते थे, मतलब ऑन नहीं होता था, पंखा नहीं चलता था, तो बहुत बहुत से प्रयास किए जाते थे दौड़ दौड़ के। अच्छा, एक बात है, दौड़ने से याद आया, जब ट्रेन रुकती है मतलब 10-15% लोग तो ऐसे धदा धदा उतर जाते हैं। बिल्कुल। क्यों? और खास तौर पर जो हमारे जो श्रोतागण होते हैं या पुरुष जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है हर स्टेशन पर पैर धरना, एक अपना ही अलग रोमांचक अनुभव देता है। ये बताएं कि क्या लगता है उनको, क्या लगता है कि ये जो धरती है इसको छू लेना चाहिए, ये स्टेशन है इसको मतलब सिद्ध कर देना चाहिए, या उसकी रज ले लेना चाहिए, क्या है मतलब? हमें तो लगता है बुआ जी कि उन्हें ऐसा लगता होगा कि अब जब ट्रेन रुकी हुई है तो हम यहाँ ऊपर क्यों खड़े रहे, हम नीचे उतर सकते हैं। अरे तो छूट भी तो जाती है ट्रेन, फिर वो सामान चढ़वाने में मदद करते हैं कई बार। वो तो अच्छी बात है। छूटने से याद आया, हमारी एक परिचित है, उन्होंने बताया था कि जब वो बहुत छोटी थी और उन्होंने यात्रा जब वो कर रही थी, तो एक स्टेशन था जहां पर जंक्शन होते, जहां कई बार लाइन चेंज होती है, इसकी वजह से इंजन चेंज होता है, तो वहां ट्रेन रुकी हुई थी और उनके पिताजी उतर गए स्टेशन पे नीचे, कुछ सामान खाने वगैरह का ले आए ऐसा सोचकर, और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी क्योंकि इंजन बदलना था इस वजह से, तो वो इंजन लग रहा होगा तो थोड़ा आगे पीछे हुई, तो वो उन्हें लगा कि अब ट्रेन तो चल दी, और उनके पिताजी और आए नहीं है, और उनकी माताजी थोड़ा घबरा गई, और उन्हें लगा, और वो बच्चे थे तो वो रोने लगे। और तब जाकर किसी अन्य यात्री ने उन्हें बताया कि भाई अभी ट्रेन बहुत देर यहाँ रुकने वाली है और आपके पिताजी आ जाएंगे पूछते हुए। अच्छा। और कई बार ऐसा होता है ना कि वो उतर जाते हैं और किसी और डिब्बे में चढ़ जाते हैं, वहां से अंदर अंदर यात्रा करते हुए आते हैं। और यहाँ जो बैठा होता है उनके इंतजार में दूसरी यात्रा हो जाती है। जी बिल्कुल, और वो बिल्कुल पूरी तरह से देखता रहता है कि कहाँ है गए, किधर दिख रहे हैं, दिख ही नहीं रहे खिड़की से। तो भाई इस बात के बारे में तो जरूर हम कहेंगे कि जब भी आप ट्रेन से उतरें तो एक तो समय रहते चढ़ जाए, दूसरा ये कि अपने परिवार के पास तुरंत आ जाए, ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि भैया ये चढ़ गया बंदा, है कि नहीं? क्योंकि रेल की यात्रा होती तो बड़ी मजेदार है नेहा बेटिया, है कि नहीं? वो रेल की खिड़की के बाहर मैंने खूबसूरत दृश्य देखा, जैसे पहाड़, हरे भरे पेड़, लहलहाते खेत भी देखे, मेरा मन खुशी से झूम उठता है। मुझे रेल से कहीं भी आना जाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने बचपन से ही बहुत रेल यात्राएं की हैं। तो इन्होंने ये लिखा है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि आज मेरे मन का विषय है ये। बिल्कुल, तो उनके मन का विषय, क्योंकि रेल उनके मन से जुड़ी हुई होगी। और हमारे एक साथी कहती हैं कि मेरे जन्म से पहले पापा की रेलवे में नौकरी लग गई थी। साल में 2 या 3 बार हम पापा के पैतृक निवास राजस्थान में आया करते थे। जहां तक मुझे याद है, जब पहली बार कुछ समझ में आने पर हम ट्रेन में बैठे, तब ट्रेन के साथ साथ पेड़ों को भागते हुए देखना बहुत अच्छा लगा।
ट्रेन के मुड़ने पर विंडो में से वो कहते हैं ट्रेन के मुड़ने पर विंडो में से आगे की पूरी ट्रेन और धुआं देता और सीटी बजाता इंजन दिखाई देता था। ये तो वाकई बुआ जी बहुत अच्छा दृश्य होता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और आगे वो कह रही किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर नजदीक से गुजरती हुई ट्रेन को देखना और ये सोचना कि अपनी ट्रेन चल रही है, पास वाली चल रही है या फिर पास वाली चल रही है। और रात में ट्रेन की खिड़की से ट्रेन के साथ साथ चलता चांद देखकर लगता था कि ये कितनी तेज चलता है ट्रेन के साथ साथ। बड़े होने पर तो हम समझने लगे, यही गड़बड़ हो गई। समझते बड़े होने पर भी कितना यही अच्छा गड़बड़ हो लगता है गई। हमेशा। नहीं, लेकिन उसका मजा तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी सच बात, अगर आप बहुत ध्यान से यूं ही आप खो के घूमें, आनंद लें, तो बस आप देखेंगे किस तरह से पेड़ पौधे, पूरा खेत आपके साथ चल रहा है, दौड़ रहा है, उसका मजा ले सकते हैं अभी भी। और खिड़की वाली सीट मिल जाए तो उसका एक अलग ही आनंद होता हाँ, है। जिद करके तो तुम ले ही लेती हो, मिल जाए क्या मतलब क्या? नेहा, तुम ये कह रही हो ये बात? साथ में रहते हैं ना, हम तो बाकियों के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारी जो घड़ी की सुई है ना, वो भी यात्रा करते करते पहुंच चुकी है अंत तक, पड़ाव विदा तक। लेते हैं। तो विदा लेते हैं सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।